नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और सेहत आप देख रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम हाजिर हैं सेहत में अपनी खास पेशकश के साथ और आज हम आपको कुछ स्पेशल बताने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के रोबोट असिस्टेड सर्जरी की जो शुरुआत हुई है उसके बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये अपने आप में एक नवीनतम प्रयोग है। मेडिकल साइंस में इस सर्जरी को सबसे उन्नत सर्जरी माना जा रहा है। तो इस पर बात करेंगे डिटेल के साथ। शुरू करते हैं सेहत। ये पूरे मध्य भारत में पहली ऐसी तकनीक होगी जिससे एक्सपर्ट किसी रोबोट के माध्यम से सर्जरी करेंगे। आज हम इसी खासियत पर चर्चा करेंगे विस्तार के साथ और इसके लिए खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। बिना देरी के आपसे उन्हें मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे जी। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। नमस्कार। और आपने इस उन्नत तकनीक को छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक सौगात के रूप में दिया है, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे डॉक्टर संदीप कि ये कैसे काम करेगा या ये कैसे काम करती है, या दरअसल रोबोटिक सर्जरी है क्या? रोबोटिक सर्जरी एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के ऊपर की सर्जरी मानना पड़ेगा हमको, और एक प्रकार की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही है। पर इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्जन जो है वो पेशेंट के बाजू में ना खड़े होकर एक जगह बड़े आराम से कंसोल पे बैठ करके वहाँ पर 3D पिक्चर हाई डेफिनेशन कैमरा में देखता है और उसमें देख करके वो ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन जो होता है उसके इस रोबोटिक सर्जरी के 3 अंग होते हैं। उसमें एक पेशेंट कार्ट होता है। पेशेंट कार्ट में आर्म्स लगे रहते हैं, 4 ठोक आर्म्स रहते हैं, जिनके द्वारा अपने औजार और कैमरा आप मरीज के शरीर में, पेट में प्रवेश करवाते हैं। एक बार वो सारी चीज़ें आपके टारगेट ऑर्गन की तरफ चली जाती हैं, उसके बाद में सर्जन कंसोल के ऊपर जाके बैठ जाता है और वहाँ पर कैमरा वो खुद ऑपरेट करता है, इंस्ट्रूमेंट्स वो खुद ऑपरेट करता है। सारी चीज़ों का जो कंट्रोल होता है वो सर्जन के पास होता है और सर्जन कंसोल में बैठ के सारे सर्जरी को पूरी तरह से संपूर्ण करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर साहब आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। अब इसे कह सकते हैं कि बहुत जल्दबाजी होगी इस सवाल को करना, लेकिन मैं इसलिए ज़रूर करूँगी क्योंकि आपने बताया कि कैसे काम करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब ये सर्जरी होती है तो डॉक्टर्स कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ रोबोट करता है, और डर लगता है कि कहीं रिस्क फैक्टर में ना चला जाए। नहीं, आपका सवाल जायज़ है। लोगों के बीच में मिथ फैला हुआ है कि रोबोटिक सर्जरी में सब कुछ रोबोट करेगा। ऐसा नहीं है। रोबोटिक सर्जरी में सारी चीज़ों का कंट्रोल सर्जन के हाथ में। सर्जन अगर बीच में रुकता है, बैठता है, अगर वो किसी भी कारण से पानी पीना है या कुछ करना है उसके कारण से वो अगर रुक रहा है, तो औजार जहाँ पर पड़े हैं वहीं पर पड़े रहेंगे, उससे 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं खसकेंगे। यह सबसे बड़ा फ़ायदा इस सर्जरी का होता है कि आप बीच बीच में आप सर्जन जो है वो बिल्कुल थकता नहीं है। सर्जन के हाथ में कोई ट्रैमर्स नहीं आते हैं। जो भी ट्रैमर्स हैं वो पूरी की पूरी तरह रोबोट एब्जॉर्ब कर लेता है। जो कपकपाहट है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण से आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सर्जन सब कुछ कर रहा है, रोबोट कुछ नहीं कर रहा है, रोबोट को चला सर्जन रहा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, ठीक है, ये रोबोटिक सर्जरी है और एक बहुत बड़ी मदद डॉक्टर्स की ये कर रही है, सक्सेस भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन इसमें सबसे सफलतम सर्जरी की बात करें कि सबसे ज़्यादा ये सफल किन चीज़ों में आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? कौन कौन सी सर्जरी इसके माध्यम से की जा सकती है? और देखिए, जब रोबोट सबसे पहले आया था सन 1999 के आसपास, जब ये आया तो शुरुआत में रोबोट का उपयोग सिर्फ प्रोस्टेट की सर्जरी और प्रोस्टेट के कैंसर के ऑपरेशंस, खाने की नली के कैंसर के ऑपरेशन, और तीसरा जो ऑपरेशन जो कॉमनली होता था वो बच्चेदानी के ऑपरेशंस जो होते थे उसके लिए रोबोट की सर्जरी की जाती थी। धीरे धीरे इसके जो इंडिकेशंस हैं वो बढ़ते गए और आज की तारीख में जनरल सर्जरी, थोरैसिक सर्जरी में लंग्स के ऑपरेशंस, फेफड़ों के ऑपरेशन हो, हार्ट के भी ऑपरेशन बहुत सारे रोबोट की सहायता से किए जाते हैं, खाने की नली के कैंसर के ऑपरेशन हो,
पेट के कैंसर हो, पेनक्रियास का कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो, आंतों का, बड़ी आंत छोटी आंत का कैंसर हो, और खास करके बड़ी आंत के जितने भी कैंसर है उसमें रोबोटिक सर्जरी को पाया गया कि वो ज़्यादा सफलतापूर्वक ऑपरेशन करता है। बच्चेदानी के कैंसर के ऑपरेशन हो, इनको भी हम बहुत बेहतर तरीके से रोबोट की सहायता से कर सकते हैं। और जो प्रोस्टेट का कैंसर है, चाहे गुर्दे का कैंसर हो, चाहे आपको पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी हो, चाहे टोटल नेफ्रेक्टमी करनी हो, इसमें भी ये रोबोट सहायक होता है। रोबोट और जहाँ पर अब सहायता, नया जो इंडिकेशन इसका आ रहा है वह है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। जो डोनर होता है, जो किडनी दान कर रहा है या लीवर दान कर रहा है, उसका किडनी या लीवर निकालने के लिए आप रोबोट की सहायता से छोटे चीरों से ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का डॉक्टर संदीप कोई रिस्क रहता है क्या? मतलब देखिए, कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, नफ़े और नुकसान दोनों होते हैं। कहीं कुछ थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रहता है क्या इसमें? देखिए, रिस्क, मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ, चाहे ओपन सर्जरी कर रहा हूँ, चाहे रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, हर सर्जरी में अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सर्जरी के सिद्धांत आपके नहीं बदलते हैं, सिर्फ आपके करने का तरीका बदल जाता है। आप किसी मशीन में पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, रोबोट के कारण कोई रिस्क नहीं है। रोबोट के कारण कहीं किसी प्रकार का कोई खतरा मरीज को नहीं है। वो इतना फुल प्रूफ बनाया गया है, उसमें इतने चेक्स और बैलेंसेस हैं कि उसके कारण से कोई खतरा नहीं होना। बट सर्जरी के कारण जो सर्जरी हो रही है आपकी, उसके अपने हर सर्जरी के, चाहे वो ओपन सर्जरी से करूं, चाहे वो दूरबीन से करूं, चाहे वो रोबोट से करूं, उसके अपने जो खतरे हैं वो रहेंगे। ठीक है, ये जो रोबोटिक सर्जरी है, और जैसे छत्तीसगढ़ में आपने एक नया कहना चाहिए कि दिया है मार्ग करवाने के लिए, और रोबोटिक सर्जरी की यदि सफलता की बात करें या छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित लोगों की जानकारी और इससे सर्जरी कराने का लोगों का उत्साह, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? देखिए, आज आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और उनको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह सर्जरी जो अब आज की तकनीक, आज की तारीख में आई है, यह नई तकनीक है, थोड़ी महंगी ज़रूर है, पर डेफिनेटली आपके लिए लाभदायक है और आपको कम रिस्क में, कम दर्द में, कम अस्पताल स्टे में आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करती है। कई ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि 2 या 3 स्टेज में करने पड़ते हैं, चाहे आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करें, चाहे आप ओपन सर्जरी करें, पर रोबोटिक सर्जरी में ये ऑपरेशन हो सकता है। 95-96% चांसेस हैं कि आप सिंगल स्टेज में कर लेते हैं। खास करके बड़ी आंत के कैंसर, आप एक बार में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मैं मरीजों को बताना चाहता हूं कि आपको इसमें जो, हमको सर्जन को भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा है, हमको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में चीज़ें ओपन सर्जरी से ज़्यादा बड़ी नज़र आती थी। अब रोबोटिक सर्जरी में वो कम से कम हमको 10 गुनी ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। इतना मैग्नीफिकेशन हमको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी प्राप्त नहीं होता है। जब आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन मिलता है, जब आपको चीज़ें ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं, तो इंजरी के चांसेस और कम हो जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैं अगर बच्चेदानी को ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो होता है कई बार कि आप पेशाब की नली या पेशाब की थैली में कोई चोट पहुँच जाए, कोई लेटरल थर्मल इंजरी हो जाए, पर इसमें इस प्रकार के चांसेस इसलिए कम हैं कि आप चीज़ों को बहुत मैग्नीफाइड रूप में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपका करंट कहाँ तक के जा रहा है और आप बड़े आराम से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि यह सर्जरी नई सर्जरी नहीं है, पूरे विश्व में यह ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है और धीरे धीरे इसके इंडिकेशंस बढ़ते गए और आज सारी चीज़ें, लगभग जितने भी दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं वे सारे के सारे ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी के द्वारा सारे विश्व में, खास करके हर्निया के ऑपरेशंस के लिए ये एक प्रकार से बूम के रूप में डेवलप हुआ है और पूरे वर्ल्ड में लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हर्निया का ऑपरेशन आज की तारीख में कर रहे हैं। जी, तो इसका मतलब ये कि काफ़ी सेफ भी हुआ, ये समय की बचत कर रहा है, आपको कम देर स्टे करना पड़ रहा है, कम दिन हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स को आसानी हो रही है। क्या इसके आने से मेन पावर में भी आप लोगों को राहत मिली है? क्योंकि जिस तरह से हम विजुअल्स में देख रहे हैं डॉक्टर साहब की, कुछ लोग उसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उसको पहले से सेट करना होता है सर्जरी के हिसाब से, या कैसे असल में काम, मतलब एक जिज्ञासा है मन में कि सबसे पहले कैसे स्टार्ट होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले जब हम
खड़े होते हैं, मरीज को बिस्तर पे टेबल पे लेटा दिया जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है। बेहोश करने के बाद में हम मार्क कर लेते हैं कि हमको कहाँ कहाँ पोर्ट बनाने, कहाँ कहाँ छिद्र बनाने हैं पेट के अंदर। तो वो छिद्र एक्चुअली क्या है, ये जो चीज़ होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। जिस जगह भी हमको छेद बनाना है उस जगह पर हम कैलकुलेटेड नाप के बिल्कुल उस जगह पर उस पोजीशन पे छेद बना देते हैं, अपने ट्रोकार डाल देते हैं। उसके बाद में हम अपने औजार और कैमरा डालते हैं उन ट्रोकार के थ्रू। यहाँ तक कि हमको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है या 1-2 जन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी, मैं अपने कंसोल में, आपने अभी क्या ये जो आप देख रहे हैं, मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, एक जगह पे बैठता हूँ और वहाँ पर बैठ के जैसे आपके कार का स्टीयरिंग व्हील होता है, ब्रेक्स होते हैं, क्लच होता है, उसी प्रकार से इसके ब्रेक और क्लचेस होते हैं, जिसके द्वारा मैं 3 उंगलियों से और अपने पैरों से इन मूवमेंट्स को, जो 4 आर्म्स मैंने यूज़ किए हैं, उन 4 आर्म्स के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता हूँ। मैं एक बार मूवमेंट करता हूँ तो वहाँ पर रोबोट में वो 3 बार मूव करता है, 3 टाइम्स, और उसके कारण से वो सारे मैनिपुलेशन, या आप जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाएगा उसमें कि मैं एक जगह पे बैठा हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स को चला रहा हूँ, वहाँ बैठ के मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चलाता रहता हूँ और पूरी सर्जरी वहाँ बैठ के देख के मैं कंप्लीट करता हूँ। इस दौरान एक असिस्टेंट बस वहाँ पर उस जहाँ पर पेशेंट लेटा हुआ है वहाँ पर बैठा रहेगा। अगर मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट और चेंज करना है, कैमरा को साफ़ करना है या इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करना है, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को निकाल के वापस से साफ़ करके अंदर डालेगा। सिर्फ एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती। तो जहाँ पर मुझे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में 4 या 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, आज मुझे रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ एक असिस्टेंट और एक बेहोशी के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो है इसमें ये 4th जनरेशन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है, सिस्टम है जी जी। और क्या हम ये भी कहें कि जो एक आम सर्जरी होती थी और अब रोबोटिक सर्जरी यदि आप कराते हैं तो उसका खर्च भी कुछ कम आता है या उससे ज़्यादा आता है? सेफ तो ये है ही, समय की बचत कर रही है साथ ही साथ। देखिए, खर्चा डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा सा क्या, मैं ये बोलूँगा कि हाँ, एक रोबोट, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, उसके जो औजार हैं, और धीरे धीरे जब शुरुआत में हुई थी तब बहुत ही ज़्यादा थी, बट अब धीरे धीरे चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं सब। उससे दूसरी बात जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये IRDA के द्वारा इंश्योरेंस में भी अप्रूव्ड है। यह तकनीक इंश्योरेंस अप्रूव करता है और बहुत सारी TPS कंपनीज़ हैं जो कि इसमें आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करती हैं और आपको लगभग जितना भी खर्चा उसमें आता है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिएम्बर्स हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको है, आप दूसरी सर्जरी बच रही है, आपके कॉम्प्लिकेशंस सर्जरी के बच रहे हैं, आपके इन्फेक्शन बच रहे हैं, आपका अस्पताल का स्टे बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप पैसा शुरुआत में तो थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, बट जब आप लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो आप इसमें शायद कम खर्चा करते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें तनाव होता है, जो मेंटल हरासमेंट होता है जब हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में होता है, इस तरह की कोई सर्जरी होती है या उसके रेस्ट फैक्टर को लेकर हम लोग जो चिंतित होते हैं, वो सबसे बड़ी बचत है कि हम कम से कम तनाव कम से कम करते हैं, क्योंकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। हाइजीन के बारे में तो आप खुद समझ ही गए होंगे कि कितना ये सेफ़ है, सुरक्षित है, और डॉक्टर्स इसको अपना ही इसलिए रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये सक्सेस बहुत अत्यधिक है, इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी है। डॉक्टर संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये वैसी सामान्य सर्जरी के बाद जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं पेशेंट को, वही लेने होते हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद भी, या कुछ एक्स्ट्रा है इसमें? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी के बाद में ऐसे कई प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो भी प्रिकॉशन, अगर आंतों का ऑपरेशन अगर आपका हुआ है तो आपको थोड़ा सा खान पान में परहेज बताया जाता है, अन्यथा ऐसा कोई मेजर परहेज आपको नहीं बताया जाता। आपकी जिस दिन से छुट्टी होती है उस दिन से आप नॉर्मल कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इस सर्जरी में पेन का जो कंपोनेंट है वह काफ़ी कम होता है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि पेन जो है आपको इसमें कम से कम होगा और सब कुछ दर्द पे ही तो टिका है। वही समझ के तो सोच के तो हम बहुत घबराते हैं डॉक्टर के पास जाने से भी और सर्जरी कराने से, लेकिन इसमें एक और फ़ायदा ये है कि आपको दर्द से कम राहत यहाँ पर दी जा रही है। कम से कम रोबोटिक सर्जरी यदि आप कर रहे हैं तो आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। डॉक्टर संदीप, बहुत महत्वपूर्ण मैसेज जो आप हमारे इस कार्यक्रम INH 24/7 के विशेष कार्यक्रम INH सेहत के माध्यम से दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। देखिए, मैं लोगों के बीच में आया हूँ आज, तो मैं सिर्फ दो मैसेजेस आपको देना चाहूँगा। जिस वक्त हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी लेके आए थे, उस वक्त भी बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऊपर लग रहे थे कि ये सर्जरी, जब एक पेट का ऑपरेशन ये दूरबीन के द्वारा कैसे हो सकता है, आपको बड़े बड़े चीरे लगा के जो ऑपरेशन करते हैं वो आप छोटे छोटे छेद से कैसे कर सकते हैं। आज जब हम रोबोट लेके आए हैं तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि हाँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बड़े ऑपरेशन हो सकते हैं। इसी प्रकार से अब रोबोट की सहायता से जो ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के होते थे, वे सारे के सारे ऑपरेशन आप रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी कर सकते हैं। पहला ये तो, इसलिए आप अपने मन से इस ख्याल को निकाल दीजिए कि रोबोटिक सर्जरी से में सिर्फ रोबोट सब कुछ कर रहा है। रोबोट सब कुछ नहीं कर रहा है, सर्जन के कंट्रोल में सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, रोबोट ख़राब हो सकता है क्या, या रोबोट कहीं अटक सकता है क्या? तो रोबोट के जो कंपनी है उसने इतने ज़्यादा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हैं कि उसके चांसेस 0.0001% है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, बट डेफिनेटली जो चांसेस हैं वो बहुत कम है और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। मैं आपसे यही बोलूँगा, जहाँ पर आपका सर्जन आपको एडवाइस करता है कि रोबोटिक सर्जरी होनी चाहिए, तो आप एक बार सोचें, अपने सर्जन पर विश्वास करें और इस सर्जरी को करवाएं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर संदीप, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे यहाँ पर कि रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे बाकियों से अलग है, या रोबोटिक सर्जरी हम यहाँ क्यों कराएं, क्यों कराना चाहिए छत्तीसगढ़ के लोगों को ख़ास तौर पर, या बाहर से भी कहीं आना चाहते हैं तो क्या स्पेशल ऐसी सुविधाएं आपके यहाँ मिल रही हैं जिसके लिए आपको ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए? देखिए, रामकृष्ण केयर अस्पताल को आज करीब 17-18 साल रामकृष्ण केयर बने हो गए, और इसके अलावा मैं करीब रायपुर में आज 32 साल से चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने अस्पताल के थ्रू, या मेरी टीम ने एक, आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि रायपुर के मेडिकल कॉलेज से निकले हुए ही हम सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ये प्रयास किया कि हम एक अस्पताल बनाएं, और सब ने मिलकर एक रामकृष्ण अस्पताल बनाया जिसमें केयर 2007 में जुड़ा, और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लोगों का विश्वास हमारे अस्पताल के प्रति, हमारे डॉक्टरों के प्रति बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल केयर अपने मरीजों को दें, एक ऑथेंटिक केयर दें, एविडेंस बेस्ड केयर दें। हम कोशिश करते हैं कि मरीजों के खर्चे को हम कंट्रोल कर सकें। बट जैसा कि होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपके यहाँ गंभीर से गंभीर मरीज आने का शुरू हो जाते हैं, और जब आपके पास में गंभीर मरीज आते हैं, उसमें भी अगर आप सिर्फ 5 से 10% या 5% मॉर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये विश्व स्तरीय अस्पताल में बोलूँगा जहाँ पर आप इतनी ज़्यादा गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उसके बावजूद आप सिर्फ 4 से 5% मॉर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं। यह बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से भी, और हमारा प्रयास, और हमारे 24 घंटे क्रिटिकल केयर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सर्जरी हो, हर जगह पर हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं। हम एक टीचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं, इसलिए वहाँ पर कोई ना कोई जूनियर डॉक्टर भी हमेशा मौजूद रहता है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है, पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज भी हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो एक अस्पताल ने विगत 20-25 सालों में एक विश्वास लोगों का जीता है, और नई से नई तकनीक लाने में हम सर्वप्रथम रहे। हम जितनी भी तकनीक है वो प्रथम उनको लाने में हमेशा कोशिश की है कि हम सबसे अच्छी तकनीक अपने अस्पताल में ला पाएँ। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको कोई बीमारी है, आपको कोई स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारे अस्पताल को एक मौका ज़रूर दें।
बिल्कुल, और जैसे जैसे मेडिकल साइंस उन्नति कर रहा है वैसे वैसे रामकृष्ण केयर में भी आपको लेटेस्ट तकनीक के साथ तमाम बीमारियों का इलाज मिलेगा। सर्जरी के लिए तो हमने रोबोटिक सर्जरी की आज बात की है। 12 से ज़्यादा सफल ऑपरेशन डॉक्टर संदीप दवे बता रहे हैं कि वो कर चुके हैं, और यदि आप भी इस तरह से किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो इसमें मैक्सिमम फ़ायदा लेने के लिए और कम से कम रिस्क उठाने के लिए आपको रोबोटिक सर्जरी की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। रामकृष्ण केयर अस्पताल में ये बेहतर तरीके से की जा सकती है। इसके तमाम फ़ायदे हमने INH 24/7 के इस स्पेशल कार्यक्रम INH सेहत में गिनाए हैं। उम्मीद है कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए, एक अच्छे स्वास्थ्य शरीर के लिए इस ओर रुख ज़रूर करेंगे यदि आपको आवश्यकता है। तो डॉक्टर संदीप, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस व्यस्ततम वक्त के बीच हमारे लिए इतना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फ़िलहाल INH सेहत में इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।